देखिए, लीगल इनेक्टमेंट मेथड, कानूनी कार्यान्वयन विधि। जैसे कोई भी वर्कर है, उसको किसी भी विषय पर राइट, अधिकार कैसे मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, जैसे कोई विद्यार्थी है और किसी कॉलेज में वो पढ़ना चाहता है, तो कैसे अधिकार मिलेगा? एक है कि उस कॉलेज में एडमिशन ले ले, उसको पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा। दूसरा है कि वहाँ के प्रिंसिपल से परमिशन ले करके क्लास कर सकता है, वाइस चांसलर से परमिशन लेके क्लास कर सकता है, नहीं चांसलर से परमिशन लेके क्लास कर सकता है। तो उसी तरह से वो अधिकार लेने के कई गो रास्ते हैं। नहीं, तो यहाँ भी ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं, वर्कर है, उसको किसी भी विषय पर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो अधिकार मिलता है, उसके भी अनेक रास्ते होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच द वर्कर्स कैन सीक राइट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट मैटर। बहुत सारे तरीका है, समझे, जिसके द्वारा श्रमिक किसी भी विषय पर अधिकार प्राप्त कर सकता है संस्थान में। कौन कौन से हैं? तो पहला कि इससे रिलेटेड कानूनी प्रावधान हो, लीगल प्रोविज़न हो, कानूनी प्रावधान है तो कानूनी प्रावधान के तहत उसको किसी भी विषय पर क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। जैसे कारखाना अधिनियम में अभी क्या है, 250 वर्कर्स और मोर होगा तो कैंटीन देना है। तो वो जैसे 250 वर्कर हो गया और कैंटीन उसका क्या हो गया? अधिकार हो गया। नहीं, उसके बाद है एग्रीमेंट कर ले, उस विषय पर वो क्या करें? एग्रीमेंट कर ले, तो एग्रीमेंट के थ्रू भी वो राइट होगा। तो पहले क्या होगा? पहले विवाद करेगा, विवाद पर बातचीत करेगा, अब बातचीत करके एग्रीमेंट करेगा। नहीं, अगर किसी विषय पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए बिटवीन वर्कर्स या ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए किसी भी विषय पर, फिर से अधिकार मिल जाएगा। अगर कंसिलिएशन में मैटर गया तो कंसिलिएशन क्या कराता है? सेटलमेंट कराता है, तो सेटलमेंट हो जाए। नहीं, अगर मैटर लेबर कोर्ट में चला गया, नहीं तो वो क्या देगा? अवार्ड देगा। तो एडजुडिकेशन या आर्बिट्रेशन में मैटर गया, वहाँ भी कानूनी कार्यान्वयन होगा, वहाँ भी क्या करेगा? अवार्ड मिलेगा। नहीं, अगर ये मैटर कोर्ट में लेके चला गया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया, तो वो क्या देगा? ऑर्डर देगा। तो कोर्ट ऑर्डर, ये सब क्या है? रास्ते हैं जिससे वह किसी भी विषय पर अधिकार मिल जाता है। तो ये ट्रेड यूनियन क्या करता है कि पहले किसी भी विषय पर अधिकार लेना चाहेगा, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो, चाहे कंसिलिएशन के थ्रू हो, चाहे कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो। नहीं, वो भरबल नहीं मानेगा। ये एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉयर की 240 गो वर्कर है, एम्प्लॉयर कह दिए जाओ कैंटीन देते हैं, तो ना कहेगा कि पहले एग्रीमेंट कर लीजिए, क्योंकि एग्रीमेंट कर लीजिएगा तो कानूनी रूप से क्या होगा? बंध जाइएगा, समझे। तो वो आँख में भरभल कोई बात नहीं करेगा, जो लीगली पहले क्या करेगा? बाउंड करेगा एम्प्लॉयर को, और तब वो ऑब्जेक्टिव को क्या करेगा? पूरा कर लेगा। तो अगर ट्रेड यूनियन किसी भी विषय पर लीगल प्रोविज़न के तहत, एग्रीमेंट के तहत, सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर, अवार्ड के द्वारा अधिकार प्राप्त कर ले और तब उसको कार्यान्वित करा ले, नहीं इसके लिए वो अगर अवार्ड या यहाँ ले रहा है तो उसको कानूनी दाव पेच, लीगल प्रोसीडिंग से भी गुजरना पड़ सकता है। यहाँ लीगल प्रोसीडिंग भी, कानूनी प्रक्रिया भी उसको सामना करना पड़ सकता है, वकील रहना पड़ सकता है, नहीं बहस कराना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना हो सकता है, नहीं तो यहाँ उसको कानूनी रूप से लड़ाई भी लड़ना पड़ सकता है, लीगली उसको फाइट भी करना पड़ सकता है इन एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन और कोर्ट। और ये सिंपल चीज़ है कि एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट या
वो ट्रेड यूनियन का मेंबर है, समझे, उसके थ्रू एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन हो सकता है या कोई मीडिएटर के थ्रू हो सकता है। और मीडिएटर गवर्नमेंट का हो तो कंसिलिएशन होगा, गवर्नमेंट का नहीं है तो मीडिएशन होगा उसको। और कानूनी प्रावधान तीसरा फेज है, कानूनी प्रावधान, समझे। अगर कानूनी प्रावधान है, एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है तो फाइट कर जाएगा उस प्रावधान के अनुरूप, काहे नहीं दीजिएगा, ये प्रोविज़न है, आपको देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, लीगल राइट चाहिए ऑन द सब्जेक्ट मैटर, समझे। चाहे एम्प्लॉयर एग्रीमेंट करके राइट दे दे, कॉन्ट्रैक्ट करके दे दे, सेटलमेंट से के थ्रू दे दे, नहीं तो एडजुडिकेशन आर्बिट्रेशन का अवार्ड उसके फेवर में आ जाए या कोर्ट में फाइट करके अधिकार ले लें, समझे। अगर कानूनी प्रावधान है तो ऑलरेडी उसको अधिकार है। तो जब ट्रेड यूनियन कोई ऑब्जेक्टिव पर ये अधिकार प्राप्त करे और तब उस ऑब्जेक्टिव के लिए फाइट करे, समझे, तो उसको क्या कहेंगे, लीगल इनैक्टमेंट मेथड। कानूनी रूप से वो उसको कार्यान्वित कराना चाह रहा है, समझे। एग्रीमेंट भी करा लिया तो उसको कानूनी अधिकार हो गया और तब उसको कानूनी रूप से क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कराएगा, इन्फोर्स करेगा। तो इस तरह से उसके उद्देश्य क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा तरीका है जिसका नाम है लीगल इनैक्टमेंट मेथड। तो पहले क्या करेगा, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर राइट प्राप्त करेगा और तब उसको को इम्प्लीमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर से डिमांड करके उस पर प्रेशर डालेगा कानूनी रूप से, नहीं। अगला जो है वो है डायरेक्ट एक्शन मेथड। चौथा जो ट्रेड यूनियन का तरीका है दैट इज डायरेक्ट एक्शन मेथड। डायरेक्ट एक्शन मेथड, प्रत्यक्ष कार्यवाही विधि, प्रत्यक्ष कार्यवाही विधि। इसमें क्या करेगा कि वह इंडस्ट्रियल एक्शन करेगा। ट्रेड यूनियन क्या डिक्लेयर करेगा, इंडस्ट्रियल एक्शन। जैसे स्ट्राइक, घेराव, पिकेटिंग, गो स्लो, गो फास्ट, वर्क टू रूल, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, ये सब करेगा, इंडस्ट्रियल एक्शन करेगा। और इंडस्ट्रियल एक्शन के द्वारा वो एम्प्लॉयर पर दबाव डालेगा, समझे। तो पहले डिस्प्यूट करेगा, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्शन करेगा और इंडस्ट्रियल एक्शन करके एम्प्लॉयर पर क्या करेगा, एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करेगा। और क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा किसको, टू द एम्प्लॉयर। किसके लिए, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। किसके लिए, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन। कि वह ट्रेड यूनियन के उद्देश्य को क्या करे, पूरा कर दे। तो डायरेक्ट एक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेड यूनियंस रेज डिस्प्यूट, नहीं, देन आफ्टर द ट्रेड यूनियंस डिक्लेयर इंडस्ट्रियल एक्शन टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयर सो दैट द एम्प्लॉयर कुड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियंस, समझे। तो वह पहले विवाद करेगा, विवाद करके इंडस्ट्रियल एक्शन करेगा, समझे। और इंडस्ट्रियल एक्शन करके एम्प्लॉयर पर दबाव बनाएगा जिससे कि एम्प्लॉयर उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर दे।
समझे। अब यहाँ अपने देश में क्या है कि बहुत तरह का इंडस्ट्रियल एक्शन है। इसी इंडस्ट्रियल एक्शन को हम लोग कानूनी मान्यता दिया गया है, यानी द स्ट्राइक इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कंट्री, नहीं एज इंडस्ट्रियल एक्शन ऑफ द वर्कर या ट्रेड यूनियन, यानी कि अपने देश में वर्कर या श्रम संघ के लिए एक ही औद्योगिक कार्यवाही को कानूनी रूप से मान्यता है, वो है क्या, स्ट्राइक, समझे। और इसकी मान्यता कहाँ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, इसलिए कि उसके अंतर्गत स्ट्राइक या लॉकआउट करने की प्रक्रिया दिया गया है सेक्शन 22 और 23 में, और साथ में उसके लीगलिटी या को भी स्पष्ट किया गया कि व्हेन एनी स्ट्राइक और लॉकआउट शैल बी डीम्ड एज लीगल एंड व्हेन शैल बी डीम्ड एज इलीगल, समझे। तो इस मेथड में यही स्टेप होता है कि पहले विवाद उत्पन्न करता है, कोई भी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मांग करते हुए विवाद उत्पन्न करेगा, और तब इंडस्ट्रियल एक्शन करेगा, और इंडस्ट्रियल एक्शन के द्वारा एम्प्लॉयर पर दबाव डालेगा, जिससे कि एम्प्लॉयर श्रम संघ के उद्देश्य को पूरा करे, समझे। तो ये हमारा एक मेथड है, चौथा मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्शन मेथड, समझे। तो इसका भी प्रयोग करता है। अगला जो पांचवा मेथड है ट्रेड यूनियन का, उसको कहते हैं पॉलिटिकल एक्शन मेथड, समझे। अगला जो मेथड है दैट इज पॉलिटिकल एक्शन मेथड। देखिए पॉलिटिकल एक्शन मेथड, राजनीतिक कार्यवाही विधि, ये भी नया नया इसको रिकॉग्निशन मिला है एज ए मेथड, राजनीतिक कार्यवाही विधि। अब क्वेश्चन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन करता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, प्रजातांत्रिक सरकार में, सरकार का गठन कौन करता है, जनता चुनती है। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेचर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, गठन कौन का होता है, लेजिस्लेचर द्वारा। तीन गो गवर्नमेंट का अंग है ना, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। तो गवर्नमेंट का गठन कौन करता है, लेजिस्लेचर। अब है कि लेजिस्लेचर का गठन कौन करता है, लेजिस्लेचर कैसे गठित होता है, जनता हुआ प्रतिनिधि, यानी elected persons of political parties by the citizen। नहीं, जो सिटीजन है उनके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का। राजनीतिक दल के व्यक्ति जो है वो जनता द्वारा जो चुने जाते हैं,
वहीं सरकार का गठन, वहीं आपको लेजिस्लेचर का गठन करते हैं, और लेजिस्लेचर जो है वो किसका गठन करेगी? सरकार का गठन करेगी। नहीं, अब यहाँ देखिएगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो जाए, यानी कि अगर ट्रेड यूनियन जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे, ट्रेड यूनियन का पार्टिसिपेशन कहाँ हो? पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो। नहीं, तो अगर ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करता है तो उसका वर्चस्व कहाँ कायम हो जाएगा? लेजिस्लेचर में। उसका वर्चस्व कहाँ कायम हो जाएगा? गवर्नमेंट में। अगर जिस पार्टी में वो सपोर्ट करता है या पार्टी बनाता है उसकी अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो वैसी स्थिति में वर्कर का या ट्रेड यूनियन का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि द ट्रेड यूनियंस या वर्कर्स पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अब कैसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है, समझे? तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के 3 तरीका है, समझे? पहले पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें है। तो अब यहाँ देखना है कि ट्रेड यूनियन जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। जब तक कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक वो पॉलिटिकल एक्शन मेथड कंप्लीट ही नहीं होगा, समझे? अब देखिए पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ट्रेड यूनियन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के 3 तरीका है। 3 तरीका है। पहला 3 तरीका है। पहला तरीका है टू कंस्टिट्यूट ए सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी, टू कंस्टिट्यूट ए सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी। एक अलग राजनीतिक दल का गठन कर लीजिए, जैसे ब्रिटेन में है लेबर पार्टी, समझे? लेबर पार्टी है, अब वो अपना इलेक्शन में फाइट होगा, एमएलए एमपी खड़ा होगा। भारत में बना था ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, ऑल इंडिया पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी बना था, लेकिन वो डिफंग हो गया, समझे? तो आज भी अगर भारत में वर्कर की अपनी पार्टी हो जाए तो दूसरा सारा पॉलिटिकल पार्टी स्वर्गीय हो जाएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा वोट वर्कर के पास, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, नहीं। और सबसे ज़्यादा वोटिंग करने के लिए जिसमें इच्छा होती है वो वर्कर होता है। इंटेलेक्चुअल जल्दी वोटिंग नहीं करता है, बहुत रेयर देखिएगा, बहुत कम उनकी परसेंटेज वोटिंग की होती है। तो पहला है कि ये पॉलिटिकल पार्टी ही कंस्टिट्यूट कर ले, जैसे ब्रिटेन में कंस्टिट्यूट है। दूसरा तरीका है कि सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, सपोर्ट टू एनी पॉलिटिकल पार्टी at the time of election, कि चुनाव के समय किसी राजनीतिक दल को समर्थन देना, समझे? तो उसके लिए क्या होगा, चुनाव के समय व्हिप जारी हो जाएगा,
नहीं, मुस्लिम लोग फतवा जारी करता है, उसको फतवा नहीं कहते हैं कि ये काम करना है, तो व्हिप, पॉलिटिकल पार्टी व्हिप कहता है, फतवा कहा जाता है। कुछ हो अपना जारी कर दे, जो ट्रेड यूनियन का चीफ है वो जारी कर दे, कहे कि सारा वर्कर जो है इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा। पता चलेगा कि दिन भर किसका सोहर झूमर होते रहा, अब पता चला कि कल वोटिंग के पहले ही आ गया व्हिप दूसरा पार्टी का। सबसे खतरनाक तरीका होता है, समझे, यूएसए में अपनाया जाता है। पहले का आप देखें ब्रिटेन में है, दूसरा का कहाँ है, यूएसए में, समझे, कि शाम शाम तक पता नहीं है इस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में देने के लिए जारी है फतवा, व्हिप जारी है। अगला दिन पता चला कि रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात में जारी हो गया व्हिप कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को देना है। तो रात में खेल बिगड़ जाता है, समझे, कोई सर्टेन नहीं होता है कि हमारे फेवर में वोटिंग होगा या नहीं होगा, समझे, जब तक कि वोटिंग के समय तक वो चेंज कर सकता है। बड़ा खतरनाक होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव का लिस्ट मांगेगा और कहेगा कि लाइए अपना जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको क्या करें, चुनावी घोषणा पत्र में इंक्लूड कर लेते हैं कि हम सरकार बनेंगे तो ये चीज़ आपका कर देंगे। और जब पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टे है तो वो तो खुद सरकार लेबर बनाएगा, समझे, तो उस। और तीसरा है इनडायरेक्ट एफिलिएशन। इनडायरेक्ट एफिलिएशन विथ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इंडिया है। इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट एफिलिएशन है, समझे, इंडिया में एससी कैटेगरी वाला है, इनडायरेक्ट एफिलिएशन है पॉलिटिकल पार्टी से। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि वर्कर जुड़े हुए हैं किससे, ट्रेड यूनियन से, ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है किससे, फेडरेशन से, और फेडरेशन एफिलिएटेड है किससे, पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, तो इंडिया में ये चीज़ है, इंडिया में इनडायरेक्ट एफिलिएशन है वर्कर का पॉलिटिकल पार्टी से। तो जितने भी वर्कर हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनडायरेक्टली एफिलिएटेड है, समझे, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, क्योंकि हर ट्रेड यूनियन फेडरेशन से एफिलिएट है और फेडरेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट है। तो इनडायरेक्ट, तो अपने देश में इनडायरेक्ट है, इसलिए क्रॉस वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, तो इस तरह से क्या करेगा कि सबसे पहला ट्रेड यूनियन का क्या स्टेप होगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बाद वह इन्फ्लुएंस किसको करेगा, चलिए चलिए हो गया, समझे। तो अब इसका स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले वो ट्रेड यूनियन जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करके इन्फ्लुएंस करेगा किसको, इन्फ्लुएंस करेगा गवर्नमेंट को। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किया किसी भी तरह से और उसके बाद इन्फ्लुएंस किसको करेगा, गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट से कहेगा कि या तो लॉ इनेक्ट कर दीजिए ऑफ लीगल प्रोविजन बना दीजिए या ऑर्डर इशू कर दीजिए।
या ऑर्डर इशू कर दीजिए। किस लिए? ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ऑर्डर इशू करिए, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन, जिससे कि ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या हो? पूरा हो जाए। ये अचूक निशाना वाला तरीका है, न समझे? लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना होगा ट्रेड यूनियन का, ठीक है? तो मोर और लेस जितने भी ट्रेड यूनियन हैं वो 3 तरीका जो है उसमें किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं, और वो देश के गवर्नमेंट को, स्टेट के गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि वो वर्कर के फेवर में या तो नियम पारित कर दे, समझे, कानूनी प्रावधान पारित कर दे, या आदेश निर्गत कर दे, समझे। अगर ऐसा करता है तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो ये 4 मेथड हैं। चारों में कौन मेथड पहले यूज होगा ये ट्रेड यूनियन पर निर्भर करेगा। ये पढ़ने का सीक्वेंस था, म्यूचुअल इंश्योरेंस मेथड, कलेक्टिव बार्गेनिंग मेथड, लीगल इनेक्टमेंट मेथड, डायरेक्ट एक्शन मेथड या पॉलिटिकल एक्शन मेथड। ये हम लोग को पढ़ने का क्रम था, समझे। द ट्रेड यूनियन हैज़ फ्रीडम टू यूज़ एनी मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी भी मेथड का यूज कर सकता है, समझे। इफ ट्रेड यूनियन फेल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव थ्रू एनी मेथड देन ही कैन अटेम्प्ट द अदर मेथड, नहीं, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एक मेथड से वो असफल होता है तब दूसरे मेथड का प्रयोग करता है। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि मानिए 5 मेथड फेल कर गया, तो फेल कर गया तो रीट्राई में जाएगा, नहीं, फिर से कुछ समय के बाद वो ट्राई करेगा, नहीं। तो इस तरह से वो ट्रेड यूनियन अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये तरीका को अपनाता है। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेड यूनियन।